चलो रिवाइज करते हैं लिस्ट ऑफ एग्जाम सर्विसेज, उसके बाद क्वेश्चंस पे निकल जाएंगे। सबसे पहला हमने लिखा, बोलो, और चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी कौन करता है? चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज जो चैरिटेबल ट्रस्ट परफॉर्म करेगा उससे हम क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट। रिलीजियस एक्टिविटी एग्जेम्प्ट, बट वहां पे अगर एक रिलीजियस प्लेसेस को, प्रीमाइसेस को, ओपन एरियाज को, हॉल को, शॉप्स को अगर रेंट पे देने का काम अगर एक रिलीजियस ट्रस्ट कर रहा है तो ये थोड़ी ना रिलीजियस एक्टिविटी है, ये तो कमर्शियल एक्टिविटी हो गया। लेकिन स्टिल रिलीजियस ट्रस्ट उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए एग्जेम्पशन देके रखा है, बट विथ सम मॉनिटरी लिमिट्स। सो रिलीजियस एंड चैरिटेबल के नाम पे कुछ भी आए एग्जेम्प्ट करके आना बिंदास। लेकिन अगर रेंटिंग ऑफ हॉल्स, ओपन एरिया, कल्याण मंडपम, और अगर रेंट चार्ज पर डे का 9,999 तक ले रहे हो, एग्जेम्प्ट, मतलब 10,000 और मोर लेके तो टैक्सेबल। रूम भाड़े पे दे रहे, अकोमोडेशन टाइप, लॉजिंग पर्पज, एंड पर डे का चार्जेस 999 तक ले रहे हो, एग्जेम्प्ट, मतलब 1,000 और ज्यादा लेंगे तो टैक्सेबल। शॉप्स को लेट आउट कर रहे हो, बोलो 9,999 तक अगर रेंट पर मंथ चार्ज कर लो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। ठीक, ये हो गया चैरिटेबल रिलीजियस। 3 लिमिट खाली याद रखना है, 1,000, 10,000, 10,000। 1,000 पर डे का है, 10,000 एक पर डे का, एक पर मंथ का है। बोलो, जो 10,000 पर डे का है वो कल्याण मंडपम, हॉल, ओपन एरिया का है, फंक्शंस का है। लेकिन जो 10,000 पर मंथ है वो शॉप्स का है। और ये काम कौन करना चाहिए? ये लिमिट्स किसके लिए है? रिलीजियस ट्रस्ट के लिए। अगर रिलीजियस ट्रस्ट इस लिमिट के अंदर लेके सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो एग्जम्पशन पाएगा, इससे ज्यादा चार्ज करेगा तो टैक्सेबल। व्हाट अबाउट अदर पीपल्स जो इस सेम बिजनेस में है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ओके, आगे फिर आया सेकंड पॉइंट अपना, एजुकेशनल सर्विसेज। सो एजुकेशनल सर्विसेज में 2 पॉइंट बने हमने, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर्विस प्रोवाइडेड बाय ईआई, ईआई के अंदर 2 ही चीज आती है, बोलो कौन सी? स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ को जो सर्विसेज दिया वो, एंड स्टूडेंट्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखा था उसका जो एंट्रेंस फीस लिया वो। ये 2 सर्विसेज ईआई दे रहा है, एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन बहुत सारी सर्विसेज ईआई अवेल्ड करता है। कौन सी? जैसे कि स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ का ट्रांसपोर्टेशन, बच्चों के लिए मिड डे मील्स, कैटरिंग स्पॉन्सर्ड बाय सीजीएसजी, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, जर्नल्स और पीरियडिकल्स। पहले 5 चीजें याद करो। मैं बोला एक स्कूल इमेजिन करो, स्कूल है बोलेगा तो बाहर वॉचमैन बैठा है, सिक्योरिटी सर्विसेज। स्कूल है बच्चों का तो थोड़ा क्लीनिंग वगैरह अच्छे से ठीक ठाक होना चाहिए, तो हाउस कीपिंग, क्लीनिंग वाले लोग बस साफ सफाई करते रहते हैं। थोड़ा और इमेजिन करो, स्कूल में मिड डे मील आया है, सो ये, एंड स्कूल के बच्चों को घर से लाने तक, स्कूल तक, और स्कूल से वापस घर में छोड़ने तक एक बस रखी है, स्कूल बस। ये सारी अटैच सर्विसेज है जो एक ईआई अवेल्ड कर रहा है। सो देने वाले जीएसटी लगाएंगे क्या? सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी लगाएंगे क्या? बोलता है ये सर्विस प्रोवाइडर एक ईआई को सर्विस दे रहा है, इसके लिए इसको एग्जाम्प्ट करो। बट ईआई को यहाँ पे कैटेगराइज करके रखा। ये जो 4 सर्विसेज मैंने अभी बात किया लाइन से 1 2 3 4, 1 2 3 4 ओनली, ये 4 सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाती है। सिर्फ कब? ये सर्विस प्रोवाइडर ने किस ईआई को ये सर्विसेज देनी चाहिए? तो मैंने बोला प्री स्कूल एजुकेशन और हायर अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, मतलब उसके आगे वाले डिग्री कोर्स के बच्चे हैं उनको ये सर्विसेज मिल रही है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर उन्होंने एक 5वां पॉइंट लिखा, उसका क्या? सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स, पीरियडिकल्स। दिस इज एग्जाम्प्ट नॉट फॉर प्री स्कूल और अप टू एचएससी इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स। ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल पीरियडिकल्स इज ओनली एग्जेम्प्टेड फॉर, बोलो, ऐसा ही है जो एक ऐसा कोर्स ऑफर कर रहा है विच इज रिकॉग्नाइज्ड और विच इज ऑथोराइज्ड बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। हमने इसको बोला डिग्री कोर्सेस, वोकेशनल कोर्सेस। सो यहाँ पे नीचे नोट में लिख के दिया वो सब कुछ जो अभी बात कर रहे थे, बोलो
अबव एग्जाम्पशन 1 to 3 ये सबके लिए क्या नहीं, 1 to 3 इज फॉर प्री स्कूल एंड HSC. फिफ्थ एग्जाम्पशन सबके लिए क्या बोला नहीं, दिस इज ओनली फॉर institutions providing degree courses recognized by law. Then what about that fourth, that is exempt for all? फोर्थ में क्या था, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिशन टू एग्जामिनेशन. चलो ठीक है, ई इसके साथ पूरा खत्म. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. थर्ड हमने पढ़ा, बोलो कौन सा, हेल्थ केयर सर्विसेज. वंस अगेन हेल्थ केयर सर्विसेज के नाम पे बोलो, एक पैरामेडिक्स, एक ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, बेसिकली सिंपल टर्म्स में एक डॉक्टर या कोई क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रहा है, पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है. तो जो पेशेंट्स को सर्विस दिया प्राइमरी, उसके ट्रीटमेंट के लिए, बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज एग्जाम्प्ट सर्विस. बट वंस अगेन इसको ईआई जैसा समझो, ये हो गया सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट और पैरामेडिक्स और प्रैक्टिशनर्स. बट बहुत सारी सर्विसेज हॉस्पिटल्स भी तो अवेल कर ले, जैसे कि अगेन पेशेंट को बोलो जल्दी, वो डाइटिशियन ने सजेस्ट किया हुआ डाइट ही लेना है. सो हॉस्पिटल्स वालों में ही केटरिंग सर्विस है, हॉस्पिटल वाले ही फूड सप्लाई कर रहे हैं. हॉस्पिटल से घर पे पेशेंट को भेजना है या हॉस्पिटल तक लाना है तो बाहर एम्बुलेंस सर्विसेज होती है. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट बोलो वाया एम्बुलेंस. थोड़ा इमेजिन करो, एक हॉस्पिटल इमेजिन करो तो पता चलेगा ये जो अटैच सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. कुछ और चीजें यहाँ पे लिखी नहीं समझो, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट. जैसे स्कूल के लिए हमने बोला हाउसकीपिंग क्लीनिंग, वैसे इधर हाउसकीपिंग क्लीनिंग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट. ये सारी सर्विसेज जो हम सारी हेल्थ केयर सर्विसेज ही मानी जाती है, एंड दीज आर ऑल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी. ठीक है, सो हमने बोला ऑल हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट. सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक, एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए जो क्लिनिक्स है वो भी एग्जेम्प्ट. अच्छा, हेल्थ केयर सर्विसेज के नाम पे कोई क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, कोई हॉस्पिटल अगर पर डे का 5000 तक चार्जेस ले रहा है, कितना 5000 तक, तो एग्जेम्प्ट है. हेल्थ केयर सर्विसेज के नाम पे एग्जेम्पशन है, लेकिन वो चार्जेस का भी ख्याल रखना पड़ेगा. पर डे चार्जेस कितना ले रहे हैं, अप टू 5000 एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा ले रहे तो बोल जल्दी टैक्सेबल. बट ये 5000 का लिमिट, क्या बोला, बट ये 5000 का लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ICU, CCU, NICU नहीं लगता है, क्योंकि ICU CCU का जो पर डे का चार्जेस है वो मोर देन 5000 होता है, एंड गवर्नमेंट भी वो चीज एक्सेप्ट करके चल रहा. सो 5000 का एक लिमिट है. 5000 तक जो मेडिकल वाले, जो हॉस्पिटल वाले, बोलो जल्दी, 5000 तक जो हेल्थ केयर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स 5000 पर डे तक का चार्जेस लगा दे तो एग्जाम्प्ट रहेंगे. बट ये जो पर डे का चार्जेस है वो रूम का है. कौन सा रूम का, तुम कौन सा रूम ले रहे हो हॉस्पिटल में जाके, जनरल में तुम्हारा बेड है या स्पेशल रूम लिया तुमने, डिलक्स रूम लिया है, सुपर डिलक्स लिया है, उस हिसाब से चार्जेस वेरी करते हैं पर डे के. तो 5000 तक ले रहा है, एग्जाम करके चलेगा. चलो ठीक है. फिर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, नया सर्विस. बोलो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. क्या बोला हमने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय इनलैंड वाटरवेज इज एग्जेम्प्ट. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज आल्सो एग्जेम्प्ट. लेकिन जीटीए और कुरियर एजेंसी से अगर तो अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाएगा तो टैक्सेबल होगा. लेकिन उसमें भी एक कैच है, इन्होंने स्पेसिफाइड गुड्स की लिस्ट दे दी. अगर वो गुड्स जीटीए से भी ट्रांसफर करवाओगे तो भी उसको एग्जेम्प्ट करेंगे. सो बोलो ना, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड वैसे तो एग्जेम्प्ट, लेकिन एक्सेप्शन में कौन है, जीटीए एंड कुरियर एजेंसी. मतलब जीटीए कुरियर एजेंसी द्वारा अगर अपन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा. इनलैंड वाटरवेज एग्जेम्प्ट बिना सोचे. जीटीए का हमने एक चार्ट बना छोटा सा. क्या जीटीए ने अगर स्पेसिफाइड गुड्स ट्रांसपोर्ट किए हैं, वैसे तो जीटीए ने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने के बाद हमने टैक्सेबल बोला, लेकिन अगर वो ये स्पेसिफाइड गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट करेगा तो बोलो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट. एंड इसके अलावा अदर देन एनी गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के पे क्या हो जाएगा, बोलो टैक्सेबल. डन. ओके, तो कौन से स्पेसिफाइड गुड्स है, बड़े सिंपल है. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड, बोलो ऑर्गेनिक मैन्योर, और क्या बोला था, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, न्यूज़पेपर, डिफेंस मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, रिलीफ मटेरियल्स,
ये सारे अगर गुड्स अपन ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तो ये हमेशा गुड्स के नाम से एग्जाम्पशन है, फिर उसको कोई भी ट्रांसपोर्ट करे, किसी भी वे से करे, रेलवे से भी क्यों ना करे। ओके, सर्विस प्रोवाइडेड टू डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट एजेंसी। किसने जीटीए का चार्ट बनाया ना, एक जीटीए अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विसेज देगा तो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। सो ऐसे तो बोलने के लिए ये बोला करो जीटीए की सर्विसेज इज टैक्सेबल, लेकिन उसके दो एक्सेप्शन। जीटी की सर्विसेज वैसे तो टैक्सेबल, लेकिन उसके दो एक्सेप्शन है। अगर जीटीए ये स्पेसिफाइड गुड्स लेके अपनी गाड़ी लेके चल रहा तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और जीटीए कौन सा भी माल लेके चल रहा लेकिन वो माल किसका है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज का है, तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दिस इज अभी जीटीए वाला पार्ट भी खत्म। फिर आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पे। बोलो कौन से, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए हमने एक छोटा सा शॉर्टकट बनाया। बोलो क्या बनाया, मैप सर। मैं बोला पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन घूमने जा रहे हो, बोला मैप लेके चलो, सर के साथ चलो। मैप सर का डबल एम इज, बोलो मेट्रो मोनो ट्रामवेज, मेट्रो मोनो ट्रामवेज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। सेकंड एम मीटर कैब, ऑटो रिक्शाज इंक्लूडिंग ई रिक्शाज। ए वॉट, air embarking from or terminating in the airport located in the state of मैक्स टीबी। ये मैक्स टीबी का फुल फॉर्म क्या है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ये क्या है, बगडोदरा इन वेस्ट बंगाल। क्या बोला, बगडोदरा इन वेस्ट बंगाल। अगर इन स्टेट्स के एयरपोर्ट से अगर तुम उड़ान ले रहे हो या वहां पे लैंड कर रहे हो तो तुम्हें कोई जीएसटी लगने वाला नहीं। मतलब ये स्टेट छोड़ के बाकी किसी भी स्टेट की किसी भी सिटी में किसी भी एयरपोर्ट से अगर तू फ्लाइट ले रहा है या उधर लैंड कर रहा है, जो भी तू फ्लाइट टिकट बुक करेगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मैक्स टीबी के केस में जीएसटी लगने वाला नहीं है। दिस इज द ओनली एग्जाम्पशन फॉर एयर ट्रांसपोर्टेशन, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। गवर्नमेंट की एयरलाइंस तक टैक्सेबल है अंडर जीएसटी, और यहाँ पे प्राइवेट एयरलाइन जाएंगी तो भी एग्जाम्प्ट है। समझ में आ रहा है? तो इन स्टेट्स पे जाने से एग्जाम्पशन दिया जा रहा है। गए गुजरे स्टेट है, एग्जाम्पशन दे दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो टूरिज्म पे जी रहे हैं, वहां पे लोग जाने चाहिए, आने चाहिए, गवर्नमेंट उनको प्रमोट करना चाहिए उन पर्टिकुलर स्टेट्स को, एंड दैट्स व्हाई इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एयर ट्रांसपोर्टेशन। डन। फिर बोला पी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एवरी ईयर एंटायर इंडिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। हम बोलते हैं वीएसटी बेस्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एज फॉर स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, बट एक कंडीशन है, नॉन एसी होना चाहिए। अगर एयर कंडीशन स्टेज कैरेज कॉन्ट्रैक्ट कैरेज तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। नॉन एयर कंडीशन तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। एक पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है भाई इनलैंड वाटरवेज, एग्जेम्प्ट। अपने गुड्स भी लेके जा रहा है, एग्जेम्प्ट। आर रेलवे से चल रहा है, एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर वो फर्स्ट क्लास एसी कोच का टिकट निकाल सकता है तो थोड़ा जीएसटी भी भर सकता है। तो मतलब एसी फर्स्ट क्लास कोच से जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। फिर अपन चला है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट पे, दैट इज परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट। परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट के नाम पे यहाँ पे एक छोटा सा मॉनेटरी लिमिट है, लेकिन लोग सिर्फ इस मॉनेटरी लिमिट को याद करके चले कि 1.5 लाख रुपए तक है तो एग्जाम्प्ट। ऐसा नहीं, नो डाउट एक आर्टिस्ट अगर 1.5 लाख रुपए तक कंसिडरेशन चार्ज करेगा तो एग्जाम्प्ट, 1.5 लाख से ज्यादा चार्ज करेगा तो टैक्सेबल। लेकिन आर्टिस्ट कौन सा भी देख लो, हर एक आर्टिस्ट को एग्जाम्पशन नहीं दिया है। द ओनली आर्टिस्ट हु इज परफॉर्मिंग इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म बाय वे ऑफ म्यूजिक, डांस और थिएटर। सो म्यूजिक, डांस या थिएट्रिकल परफॉर्मेंस क्या प्रमोट करने के लिए, फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म के लिए। ऐसे ही आर्टिस्ट लोग को खाली हमने क्या दिया है, एग्जाम्पशन, और वो भी उन्होंने कंसिडरेशन कितना चार्ज करना चाहिए, 1.5 लाख के अंदर। जो सपोज एक आर्टिस्ट है, फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म वाला आर्टिस्ट है, हाँ, लेकिन कंसिडरेशन 1.5 लाख से ज्यादा चार्ज कर रहा है, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। 1.5 लाख से कम लेगा तो एग्जेप्ट। कोई आर्टिस्ट है लाख रुपए चार्ज कर रहा है बट वो फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म में म्यूजिक, डांस या थिएटर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो उसके लिए लिमिट ही नहीं 1.5 लाख की। अगर वो आरटीसी चेंज कर दोगे तो विदाउट लिमिट इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। चल ठीक है, कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म को प्रमोट करता है, कंसिडरेशन 1.5 लाख से कम ले रहा है, लेकिन किस काम का मालूम है, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, मतलब ही इज वर्किंग लाइक एज अ ब्रांड एम्बेसडर, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। दैट्स इट, परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट। फिर मैंने बोला आर्टिस्ट गाना गा रहा है तो सुनने जा रहा है, आर्टिस्ट डांस कर रहा है तो सुनने जा रहा है, डांस सुनने जा रहा है, डांस देखने जा रहा है। तो एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स एंड तू 500 रुपए की टिकट देके एंट्री लेगा,
500 रुपए तक टिकट है एग्जेप्ट, 500 से ज्यादा है तो टैक्सेबल। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है कि 500 की लिमिट में क्या क्या कवर्ड है, सर्कस जा, डांस में जा, ड्रामा, कंसर्ट, अवार्ड फंक्शन, स्पोर्टिंग इवेंट, प्लानिटेरियम, इनके लिए 500 का लिमिट है। तुम विदाउट 500 वाले याद कर लो प्लीज यार। एडमिशन टू बोलो कहाँ पे, म्यूजियम, नेशनल पार्क, जू, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स। अगर ये 5 आइटम के लिए जा रहे हो, इन 5 चीजों के लिए जा रहे हो, इन इवेंट्स में अगर एंटर कर लो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट इट विल बी फुल्ली एग्जेप्ट, इट विल बी फुल्ली एग्जेप्ट। 500 से टिकट कम हो ज्यादा हो एग्जेप्ट हो जाएगा, लेकिन 500 के अंदर टिकट है तो एग्जाम्पशन किसको है? अरे बोलो, ये सब के लिए, सर्कस, डांस, ड्रामा, वो सब के लिए, कॉन्सर्ट, अवार्ड फंक्शन, स्पोर्टिंग इवेंट्स, पेजेंट, प्लानिटेरियम एटसेट्रा। दैट्स इट, हो गया। फिर हमने बोला सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी। सिंपल में बोलता है हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर को सर्विस दे रहा है, या कोई अदर किस्म का कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई ग्रुप अपने मेंबर्स को सर्विस दे रहा है। 2 पार्ट बना लो। अगर एक हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर्स को सर्विस दे रही है तो मेंबर उसके बदले में सोसाइटी को कितना कंसिडरेशन पे कर रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पे, तो पता चला 7,500 रुपए तक दे रहे पर मंथ पर मेंबर एग्जेप्ट। 7,500 से अगर ज्यादा मेंटेनेंस चार्जेस तुम्हारा है किसी हाउसिंग सोसाइटी में, इट विल बी टैक्सेबल, इट विल बी टैक्सेबल। मेंटेनेंस चार्जेस निकाला कैसे जाता है? मेंटेनेंस चार्जेस मैंने बोला एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से, जितना बड़ा एरिया उसके हिसाब से मेंटेनेंस ज्यादा, जितना कम छोटा घर उतना ज्यादा मेंटेनेंस कम। जो भी उनका रेट रहेगा अकॉर्डिंगली मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। सो 13 पेड किया मेंटेनेंस अगर 7,500 को क्रॉस कर गया सो जीएसटी भी अट्रैक्ट होगा। डन। आगे, व्हाट इफ अदर एनी बॉडी, एनी अदर एंटिटी, एसोसिएशन अपने मेंबर को सर्विसेज दे रहा है, तो इनको मंथली पेमेंट नहीं होता, इनका एनुअल रिन्यूअल होता है। और एनुअल रिन्यूअल फी अगर क्या बोला मैंने 1000 पर मेंबर पर ईयर तक है तो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल। चलो ये भी डन। फिर आए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सर्विसेज। सो पहले तो दिमाग में फिक्स कर दो ये सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर एग्जेम्प्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट आर टैक्सेबल। कुछ नहीं जमाना तो ये करके आना, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एग्जाम बोल के आना, टू गवर्नमेंट टैक्सेबल करके आना। बट अगर स्पेसिफिक नीचे लिखा हुआ कुछ मिल जाए तो उस अकॉर्डिंगली चलना। वैसे तो हम बोलते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर एग्जेम्प्ट। बाय गवर्नमेंट का मतलब होता है सीजी, एसजी, एलए, यूटी, वो पंचायत फंक्शंस सब आ गए इसमें, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट तक आ गए इसमें एग्जेम्प्ट। लेकिन पट्टा सर्विसेज देगा तो टैक्सेबल। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर एग्जेम्प्ट, लेकिन पट्टा सर्विसेज देगा तो टैक्सेबल। पट्टा का भी फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो पोस्ट डिपार्टमेंट की सभी सर्विसेज टैक्सेबल है क्या? बोलता है नहीं, उसमें भी मैंने चार्ट बनाया। पोस्ट डिपार्टमेंट ने दी हुई सेला सर्विसेज टैक्सेबल एंड अदर आर एग्जेम्प्ट। सो पोस्ट डिपार्टमेंट का सेला सर्विस इज टैक्सेबल। सो व्हाट इज सेला का एस फॉर स्पीड पोस्ट, ई फॉर एक्सप्रेस पार्सल, एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस, ए फॉर एनी अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी। क्या लिखा था? टू बिजनेस एंटिटी इज व्हाट टैक्सेबल। सेला इज टैक्सेबल, मार्क माय वर्ड, सेला इज टैक्सेबल। पटाखा पी का अंदर का डिस्कशन है सेला। व्हाट अबाउट पटाखा ए, एयरक्राफ्ट का ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट दे रहा है तो भी टैक्सेबल होगा। पट्टा मतलब टैक्सेबल बोला ना, सो एयर ट्रांसपोर्टेशन बाय गवर्नमेंट एयरलाइंस टैक्सेबल। टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, अभी ऊपर से चार्ट पढ़ के आए, उस हिसाब से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एंड एनी अदर इन रिलेशन टू अबव, या ए वाला इज अगेन एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटीज व्हाट टैक्सेबल। बट इसका हमने एक चार्ट बनाया, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, थोड़ा खुल के देखना, अच्छे समझना चार्ट को। अगर कोई स्पेसिफाइड सर्विस या इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग कर रहा है गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को, इट विल बी टैक्सेबल, सर्विसेज गवर्नमेंट दे रहा है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, मैं बोलता है इट विल बी टैक्सेबल। इसके एक्सेप्शन है 2, या इसके एक्सेप्शन था ये एक, स्पेसिफाइड एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल बोला है, बट इसके एक्सेप्शन में है 2 चीजें, और वो कौन सी? बिजनेस एंटिटी देख के खोलना अपना टैक्सेबल मत बोल क्या। बिजनेस एंटिटी है लेकिन अभी तक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, सो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट।
बिजनेस एंटिटी है, गवर्नमेंट जिसको सर्विस दे रहा है वो बिजनेस एंटिटी है, बट अभी भी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, इट विल बी एग्जेम्प्ट। कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस अप टू 5,000 चार्ज कर रहे, वो भी एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट कोई सर्विसेज देने का कंसिडरेशन कितना चार्ज कर रहा है, 5,000 के अंदर, फीस 5,000 के अंदर है, वेदर यू आर गवर्नमेंट एंटिटी, वेदर यू आर बिजनेस एंटिटी, वेदर यू आर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। समझ में आ रहा है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड 5,000 के अंदर है ना, जहाँ एग्जाम्पशन है। सो थोड़ा ठीक से सोचो अच्छे से, अगर गवर्नमेंट ने एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी 7,000 वाली, इट विल बी एग्जेम्प्ट बिकॉज अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है। 3-4,000 वाली दी एग्जेम्प्ट बिकॉज अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है। जब अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है एग्जेम्पशन बोल क्या, मतलब रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी के लिए टैक्सेबल है क्या, हाँ, लेकिन रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को जो गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है बदले में कंसिडरेशन समझो 3-4,000 रुपए ले रहा है, यानी लोअर क्या बोलता है 5,000 लिमिट से अंदर ले रहा है, तो भी वो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। अरे मतलब कब टैक्सेबल होगा, एक बिजनेस एंटिटी जो रजिस्टर्ड भी है एंड कंसिडरेशन का पैसा 5,000 से ज्यादा है, देन इट विल बी टैक्सेबल, देन इट विल बी टैक्सेबल। लेकिन ये वाला जो पॉइंट लिखा है यहाँ पे कोई लिमिट का बात नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा टैक्सेबिलिटी अराइज होगा रेंटिंग के केस में, 5,000 से कम रेंट भी नहीं होगा, डोंट वरी। फिर हमने पूरे जीएसटी के एग्जाम्पशन में से शॉर्टलिस्ट कर दिए कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड पॉइंट्स आइटम, जैसे कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विसेज देगा तो एग्जेम्प्ट। इस चीज को लेकर उन्होंने 4 से 5 7 डी रखी है, टाइम पास कुछ मतलब नहीं, तुम खाली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दिखा एग्जाम्पशन बोल के आना, बोलो जल्दी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉनेटरी लिमिट वाला, 25,000 पर मंथ पर मेंबर वाला, कौन सा, ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम, रन बाय कौन, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रन कर रहा है एंड गवर्नमेंट उनसे कंसिडरेशन कितना चार्ज कर रहा है, 25,000 रुपया पर मंथ पर मेंबर, इट विल बी एग्जेम्प्ट। उससे ज्यादा चार्ज करेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, ओल्ड एज होम जो है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का है ही नहीं, तो विदाउट एनी लिमिट इट विल बी टैक्सेबल। गवर्नमेंट का है बोल के 25,000 का क्या रखा है, लिमिट रखा है, 25 से ज्यादा चार्ज करेंगे तो टैक्सेबल, अदरवाइज विद इन लिमिट है तो एग्जेम्पशन। फिर हमने समराइज करके लिखा डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। अब इसमें भी 7-8 एंट्री है, टाइम पास, तेरा वीजा निकाल, तेरा पैन कार्ड निकाल, आधार कार्ड निकाल, ड्राइविंग लाइसेंस निकाल, वो टी परमिट वाला लाइसेंस निकालो, हेवी ड्राइवर वाला, ये सब कुछ कौन दे रहा है हमें, गवर्नमेंट का कोई ना कोई डिपार्टमेंट है जो हमें लाइसेंस इशू कर रहा है, एंड ऑल सच सर्विसेज आर बोलो एग्जाम्प्ट। कोई भी किस्म का डॉक्यूमेंटेशन वर्क करने जा एग्जाम्पशन पा। अच्छा, गवर्नमेंट के कोई रूल्स का तूने कॉन्ट्रावेंशन किया एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज चार्ज फाइन्स और पेनल्टीज, या गवर्नमेंट को कोई कंसिडरेशन देना बनता था, हमने डिले हो गया तो गवर्नमेंट चार्ज फाइन्स और पेनल्टीज, तो इन फाइन पेनल्टीज पे जीएसटी लगेगा क्या, बोलता है नहीं लगेगा बाबा, एग्जेम्प्ट है। क्या है, एग्जेम्प्ट है। चलो ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फार्मर्स, भारत हा कृषि प्रधान देश आहे, सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन करो, खेती करो, या फार्मर को कुछ सर्विसेज दो, या फार्मर ने कुछ बेचे, बोलो उनके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबिलिटी होने वाला नहीं है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज, जैसे कि ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पेंशन सिस्टम आरबीआई, फिर हमने बोला फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, ये सब कुछ एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, एग्जेम्प्ट। सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स, ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट। फेयर प्राइस शॉप किसको सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट का राशन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, सो फेयर प्राइस शॉप उसके जो कंसिडरेशन चार्ज करेंगे बोलो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। देन अपना लोकल गवर्नमेंट अपने पास अपने घर घर तक वाटर सप्लाई कर रहा, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, बोलो ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, बोलो इट विल बी एग्जेम्प्ट, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, टोल चार्जेस, ऐसे 2 इंडिविजुअल पॉइंट है, एग्जेम्प्ट। सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, एग्जेम्प्ट। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, एग्जेम्प्ट। आरटीआई के तहत अगर तुमको इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो तो उसका जो भी फीस भर रहे हो, बोले इट विल बी एग्जेम्प्ट। पब्लिक कन्वीनियंस, एग्जेम्प्ट। फिर ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखे 15 और 16, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक परसेंटेज का लिमिट आया। क्या बोला, कोई एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सुन रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो भी टोटल खर्चा है, उस टोटल खर्चे में से मोर देन 75% या 75% और मोर एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय सीजीएसजी, बॉर्न बाय सीजीएसजी, तो उसको एग्जाम कर लेना। कोई एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है जहां का जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मोर देन 75% खर्चा कौन उड़ा रहा है,
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सच ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो सर्विसेज की लेन देन हुई है, जो कंसिडरेशन का फ्लो हो रहा है, इट विल बी कंप्लीटली एग्जेप्ट। सो अगर क्वेश्चन बनना है तो ऐसा बोलेंगे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें 70% से कम खर्चा, से 40%, 60% खर्चा किसने उठाया, गवर्नमेंट ने उठाया, तो इट विल बी टैक्सेबल, इट विल बी टैक्सेबल। डन। इसी रिलेटेड एक और पॉइंट आ गया, समझो ना, गवर्नमेंट ने या म्यूनसिपालिटी ने, ग्राम पंचायत ने कोई एक फंक्शन हेल्ड करा है, गवर्नमेंट के कहने पे गुड्स या सर्विसेज बांटते फिर रहे, बेसिकली सर्विसेज दे रहे हैं, एंड सर्विसेज प्रोवाइडिंग करने के साथ साथ कुछ गुड्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ऐसे गवर्नमेंट के कहने पे जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं बाय पंचायत और म्यूनसिपालिटीज, उसमें अगर गुड्स का कंपोनेंट कितना है बोलो, 25% है, मतलब मेजॉरिटी क्या है, सर्विस कंपोनेंट ज्यादा है, 75% और मोर है, एंड गुड्स कंपोनेंट 25% या उससे कम है, अगेन दिस इज आल्सो एग्जेम्प्ट। मतलब मोर ऑफ सर्विस होना चाहिए, लेस ऑफ गुड्स होना चाहिए। अगेन तुम ये ऐसा ही याद रख सकते हो, 75% के 2 पॉइंट है, 75% के 2 पॉइंट है, ऐसे याद कर लो। 75% और मोर क्या होना चाहिए, पहले में खर्चा गवर्नमेंट ने करना चाहिए, दूसरे में 75% और मोर सर्विसेज पोर्शन होना चाहिए, मतलब 25% से कम क्या होना चाहिए, गुड्स का पोर्शन। पहले वाले पॉइंट में 25% से कम क्या होना चाहिए, बाकी लोग का पेमेंट, गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी खर्चा उठाना चाहिए। ये दोनों 75% के पॉइंट बोल के याद कर लो, बोलो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अगर ये फुलफिल नहीं होता तो टैक्सेबल। एग्रीकल्चर मैंने बोला एग्जाम्प्ट है, छोड़ दो। कोई भी किस्म की इंश्योरेंस पॉलिसी योजना का नाम आ गया, बिना सोचे एग्जाम करके आना। अरे बोलो, कोई भी स्पोर्ट नेशनल लेवल का कोई ऑर्गेनाइजेशन है एंड कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, क्या करके आना बोलो जल्दी, एग्जाम करके आना। और लिस्ट बाहर मत करते ना, 10-12 आइटम है, टाइम पास है। देन हमने बोला एक आर, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस पर्पस, तीनों आर मिलके आना चाहिए। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस पर्पस, इट विल बी एग्जाम। एक और आर जुड़ गया तो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस पर्पस, लेकिन टू रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। लेकिन वो रजिस्टर्ड पर्सन अगर एक प्रोपराइटर है एंड वो अपने ओन अकाउंट में वो जगह भाड़े पे ले रहा है, खुद के रहने के लिए ले रहा है, उसका प्रोपराइटरशिप कंसर्न कुछ अलग है। बिजनेस के लिए नहीं ले रहा, अपने खुद के ओन अकाउंट के लिए, खुद के रहने के लिए ले रहा, चल एग्जाम्पशन दे। प्रोपराइटर है ना, इसके लिए एग्जाम्पशन दे। मतलब प्रोपराइटर के अलावा कुछ और बढ़ाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, कुछ और बढ़ाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आर, तीनों में कोई आर मिसिंग है तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रीमाइसेस फॉर कमर्शियल पर्पस, टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रीमाइसेस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, कोई ऐसा रहने जाता नहीं, बट टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर कमर्शियल पर्पस, दैट इज आल्सो टैक्सेबल। सो कब इधर आना है, कब एग्जाम्पशन में आना है, आर, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होनी चाहिए और रेसिडेंस पर्पस होना चाहिए, तो एग्जाम्पशन बोला है। और उसमें भी अंदर थोड़ा सा कैच है कि रजिस्टर्ड को देगा तो टैक्सेबल, लेकिन वो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी अगर कौन है, एक प्रोपराइटरशिप है, वो प्रोपराइटर अपने ओन अकाउंट में खुद के रहने के लिए घर ले रहा है, ना कि फॉर हिज बिजनेस, ना कि फॉर हिज प्रोपराइटरशिप बिजनेस, उसको एग्जाम्पशन रखा है। बोलो जल्दी, चार्ट बना के दिया था। रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो टैक्सेबल, ये लिखा है, प्रोपराइटर को देगा तो एग्जाम, और अदर केसेस में क्या करके आना, एग्जाम करके आना। चलो ठीक है, कौन से अदर केस, कौन से अदर केस, आर वाली अदर केस। आर का क्वेश्चन आया, लेकिन तेरे को वो रजिस्टर्ड है या प्रोपराइटर ऐसा कुछ बताया नहीं है, कुछ डेटा नहीं, सिर्फ आर क्या करके आएगा, एग्जाम। स्पेसिफिक डिटेल आया कौन सा बिजनेसमैन है, टैक्सेबल करके आना। प्रोपराइटरशिप रहेगा तो एग्जाम करके आना। प्रोपराइटरशिप बिजनेस के लिए नहीं होना चाहिए, उसके ओन अकाउंट के लिए होना चाहिए, घर भाड़े पे लिया हुआ। फुल लॉजिकल है, जरा सोचो अच्छे से। एंड एक रजिस्टर्ड पर्सन को देगा, कुछ बाकी डेटा नहीं है तो क्या करके आना है, टैक्सेबल करके आना। दिस इज ऑल अबाउट योर आर। फिर मैंने बोला न्यूज कलेक्शन का काम कर रहा है कौन, एक जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या न्यूज एजेंसीज या न्यूज चैनल वाले न्यूज कलेक्ट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट का वापस पॉइंट आ गया, बोले एग्जाम होगा, लेकिन इसमें तुमको एक और चीज बतानी है। ये रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट बाय बोर्ड, स्पोर्टिंग बोर्ड वो तो एग्जाम्प्ट ही है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन वो तो एग्जाम्प्ट ही है, लेकिन स्पोर्ट एसोसिएशन को सर्विस देने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनसे सर्विस ले रहा है एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जैसे कि बोलो ना, प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर, ये लोग ने दी हुई सर्विसेज क्या हो जाएंगी, एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ और लिख के आता है उसको टैक्सेबल करके आना। सो मोटा मोटी हमने ये 15 सर्विसेज कवर कर चुके हैं एग्जाम्प्ट सर्विसेज के नाम पे। इन 15 में बहुत सारी चीजें हो चुकी है, ये 15 नहीं है, ये हमारे नंबर से 15 आया है, हमने
चार्ट बना के यूं समझ लो इसमें 60-70 कवर हो चुके हैं, एंड बाकी जो है लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ रहेंगे एक आध दूसरा इंपॉर्टेंट तो बाद में कवर अप कर लेंगे। चलो आते क्वेश्चंस पे। एग्जामिनेशन का स्पेसिफिक डेडिकेटेड क्वेश्चन आएगा क्या? एमसीक्यू में आएगा, बड़ा क्वेश्चन के अंदर ये एडजस्टमेंट बन गया, या सर्विसेज की लिस्ट है, सर्विस ट्रांजैक्शंस की लिस्ट दी जाएंगी, उसमें ये एक दूसरा लाइन मिल जाए। सो बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब पूरे पेपर में ये 7-8-10 मार्क का फैलाव मिल सकता है, इसके लिए मालूम होना चाहिए। सो 150 सर्विसेज याद करने से अच्छा 50-60 कर लो, लेकिन डिटेल में कर लो, उसके सारे एक्सेप्शन सब ठीक से मालूम होने चाहिए। एंड खास करके क्वेश्चन देख रहे ओनली फॉर हाउ टू राइट, कैसे लिख रहे हो लोग आंसर को, कैसे प्रेजेंट कर रहे, क्योंकि इसका जो इन क्वेश्चंस का जो आंसर आएगा ना, वो बड़े क्वेश्चन के अंदर ये छोटे छोटे क्वेश्चन एडजस्टमेंट बन के आएंगे। मैंने बोला एडजस्टमेंट इन द सेंस ट्रांजैक्शन बन के आएंगे, तो उसको तू एग्जाम करेगा, तू एग्जाम करे तेरे को फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, तुझे उसका रिस्पेक्टिव नोट डालना पड़ता है, बराबर। सो नीचे का नोट विल बी दिस आंसर ओनली, जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहे हैं। डू नॉट राइट फुल फ्लेज, बट एटलीस्ट 1 से 2 लाइनें लिखनी आनी चाहिए, दैट्स इट। तो सबसे पहला क्वेश्चन इनका बोलो, एग्जाम सप्लाई मीन्स एंड सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स। एग्जाम सप्लाई का मतलब ये होता है जो नील रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट करता है, एंड विच में बी wholly exempt from tax but excludes non taxable supplies। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। आईटीसी के चैप्टर के टाइम पे मैंने एक मीनिंग पढ़ाया था, बोलो जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई एंड exempt सप्लाई का पार्ट है। इधर एक बोलते हैं exempt सप्लाई में सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स। नील रेट ऑफ टैक्स को अपन exempt सप्लाई बोलते थे क्या? अरे बोलो जल्दी। नहीं, इसमें क्या आता है मालूम है ना, एग्जाम के अंदर SEZ को बेचा हुआ, SEZ को बेचा हुआ आता है, एंड जीरो रेटेड सप्लाई आता है, यानी एक्सपोर्ट आता है। एग्जाम बोलेगा तो एक्सपोर्ट आता है, जीरो रेटेड सप्लाई आता है। यानी आज जो हमने पढ़ी इतनी बड़ी लिस्ट एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड एग्जेम्प्टेड सर्विस की, वो गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करेगा, मतलब तूने कौन सा सप्लाई किया? एग्जेम्प्ट सप्लाई किया। अंडरस्टैंड हो रहा है? वो जीरो रेटेड सप्लाई में कवर हो गया। ये लोगों ने लाइन ही कुछ अपोजिट लिख दी है। मैं तभी भी बोला था कि नील मतलब जीरो नहीं होता, याद है? सो इसका यहाँ क्वेश्चन बन के आ गया, कोई बात नहीं, दे विल एक्सप्लेन। और तुमको याद नहीं आ रहा है तो यहाँ से पढ़ लेते। The statement is not fully valid in law. Exempt supply has been defined as supply of goods or services or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax and includes non-taxable supply as well. बोलो includes non-taxable supply as well. ठीक है। फिर एक theoretical question पूछा कि charitable activities क्या होता है, ये टर्म हमको समझा दो। देख लो, सबसे पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था जिसमें मैंने चैरिटी वाला काम करेगा, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट करेगा तो एग्जाम्पल है, बट चैरिटेबल वाला काम मतलब क्या? शायद मुझे नहीं लगता इस लेवल पे तुम्हें चैरिटी क्या होती है समझानी पड़ेगी, बट ये समझा रहे। पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, बी पॉइंट पढ़ रहा हूं। प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, देन स्टार्टिंग में लिखा पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन्स। Then third point में लिखा है person addicted to a dependence forming substance such as narcotics, drugs or alcohol. And last में लिखा है advancements of what? Religion, spirituality और yoga. ये सब क्या है? चैरिटी वाले काम। शॉर्ट समराइज करूं, एग्जैक्टली लिख नहीं सकते तुम, काम का भी नहीं है। चैरिटी के नाम पे तुम यूं समझ लो, ये सारी की सारी बातें केयर और काउंसलिंग ऑफ, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ का पॉइंट आ गया। दिस एंटायर पॉइंट इज अबाउट पब्लिक हेल्थ। बी पॉइंट इज अबाउट प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, अवेयरनेस क्रिएट करना। एंड थर्ड पॉइंट इज अबाउट रिलीजियस, स्पिरिचुअलिटी और योगा वाला काम करना। फर्स्ट वाला पॉइंट इज ऑन पब्लिक हेल्थ, सेकंड वाला पॉइंट इज ऑन पब्लिक अवेयरनेस, मेन सेकंड पॉइंट इज अबाउट एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियस, स्पिरिचुअलिटी, योगा। और
क्या जानते हो तुम चैरिटेबल के अंदर? बोलो। पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए हेल्प करना, पुअर पीपल्स, एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये सब कुछ कहाँ आता है? चैरिटी वाला काम है। एजुकेशनल प्रोग्राम कंडक्ट करना, हाईलाइट नहीं हो रहा है, पढ़ते चलो। बोलो, एजुकेशनल प्रोग्राम कंडक्ट करना, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना, होमलेस चाइल्ड्स के लिए काम करना, ऑर्फन चाइल्ड्स के लिए काम करना, फिजिकली मेंटली ट्रॉमाटाइज पर्सन्स के लिए काम करना, प्रिजनर्स कैदियों के लिए कुछ सर्विसेज जाके देखे आना, पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिसाइडिंग इन रूरल एरिया में जाके बोलो ओल्ड एज पीपल्स के लिए कुछ काम करना। वाटरशेड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब तो आई है। ये सारा क्या था? चैरिटेबल एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करके रखा, ठीक है। एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस आर एग्जाम फ्रॉम द जीएसटी। बोलो आना चाहिए। फूड सप्लाइड बाय द कैंटीन which is run by a hospital to the inpatients as advised by the doctors. बोलो it will be exempt or not? Exempt. Healthcare services का पार्ट है ये। An RWA in a housing society registered under GST collects the maintenance charges 6,500. रजिस्टर्ड होने दो उसको, बट अगर किसी मेंबर से 6,500 कलेक्ट कर रहा है तो जीएसटी लगाएगा क्या? नहीं। रजिस्टर तो इनको होना ही पड़ेगा, लेकिन किसी मेंबर से 7,500 रुपए से जास्ती का क्या ले रहा है? मेंटेनेंस चार्जेस, तो जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। अब भी रिवाइज किया है। मॉनेटरी लिमिट वाले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल के आया हूं। बोलो थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन। सर्विसेज बाय हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, पूरा लाइन लिखा देखो। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, पैरामेडिक्स, इन्होंने दी हुई सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। और फिर बाकी का रामायण नहीं लिखा हमने, वो ट्रांसपोर्टेशन लिखा था, एम्बुलेंस का, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे नहीं है। नाउ दिस इज ओनली अबाउट, क्वेश्चन किस पे आया था? फूड का, तो नोट भी उसी का डालोगे ना, बाकी रामायण बता के क्या मतलब है। तो सीधा डिस्कशन पे आ गया। फूड सप्लाई टू द इनपेशेंट बाय कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन। बोलो इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर एंड नॉट अ सेपरेटली टैक्सेबल। द सेड सर्विसेज आर बोलो व्हाट? एग्जेम्प्ट। लैंग्वेज देखो कैसी लिखा है, कंपोजिट वर्ड का इस्तेमाल करके लिख रहे हैं। तुम गए हो अपने बीमारी का इलाज करने के लिए, दैट इज अ मेन सर्विस जो तुम ले रहे हो, और वो मेन सर्विस ही एग्जेम्प्ट है, वो प्रिंसिपल सप्लाईज एग्जेम्प्ट है। बाद में डाइटिशियन वो जो फूड सप्लाई किया जा रहा है तेरे बेटर हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, वो बोलता है फूड सप्लाई करना इज नॉट अ सेपरेट एक्टिविटी, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट कंपोजिट सप्लाई ओनली। मतलब दैट अदर आर एंसिलरी, प्रिंसिपल सप्लाई इज हेल्थ केयर इज एग्जेम्प्ट, तो बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। ऐसा भी याद आना चाहिए तुमको सेक्शन 8 से कि जो प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी का रेट होता है वो सब पे लग जाता है। सो यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी का रेट क्या है? एग्जेम्प्ट। टैक्स रेट ही नहीं है तो बाकी सब पे भी टैक्स रेट क्या लग जाएगा? अरे नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ दिस कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाईलाइट करके चलना। डन। नेक्स्ट, अच्छा बी वाला पार्ट भी पढ़ा था। क्या बोला हमने? 7,500 से इसका एक्सीड नहीं है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अरे बोलो, लेकिन लिखना देखो कैसा है। सर्विस बाय एनी RWA, मतलब एक अनकॉर्पोरेटेड बॉडी वाला पॉइंट अपना आ गया जो अपने हेडिंग लिखी थी। टू इट्स ओन मेंबर्स 7,500 रुपया पर मेंबर पर मंथ फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। फर्स्ट लाइन देखो जो मैं पढ़ रहा हूँ, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड गुड्स फॉर द कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर इन हाउसिंग सोसाइटी। बहुत लंबा चौड़ा लिखते हैं, तू बोलना सीधा मेंटेनेंस यार। सोसाइटी जो मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्ट कर लिए, बेसिकली मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्ट कर मतलब रीइंबर्स कर लिए, क्योंकि सोसाइटी ने महीने भर का जो सारा मेंटेनेंस किया है अपने बिल्डिंग का, उसके लिए लोग अपॉइंट कर करके खर्चा किया है, और वो खर्चे का रीइंबर्समेंट किया जा रहा है किससे? सोसाइटी के मेंबर से। सो ये रीइंबर्समेंट ऑफ जो चार्जेस हो रहा है वो अगर कितना है बोलो जल्दी, 7,500 के अंदर, तो हम इसे क्या करते हैं? एग्जाम। आज अपने क्वेश्चन में कितना है? 6,500। बोलो क्या हो जाएगा? एग्जाम। ठीक है। फोर्थ, an individual act as a referee in a football match organized by sports authority in इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इंडियन नेशनल लेवल पे बात कर ली है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का बात चल रहा है। तो जो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है उसने दी हुई सर्विसेज एग्जाम्प्ट है ही। साथ में मैंने बोला प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, वो टीम मेंबर, मैनेजमेंट वाला, ये सब ने दी हुई सर्विसेज भी क्या होती है? एग्जाम्प्ट। तो यहाँ पे किसका नाम निकला है? रेफरी का। बोलो क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट।
सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी लिखा है, बाय भी एग्जेम्प्ट है, टू भी एग्जेम्प्ट है। टू लेकिन देने वाले कौन है, बोलता है बाय एन इंडिविजुअल सच एज की जगह पे लिखते हैं इंटर आलिया, एज अ रेफरी, बस रेफरी लिख दिया, क्या लिख दिया, बस रेफरी तुम लिख ही रहे हो, सॉल्यूशन बनाए थे तो लिख लो साथ में ना, याद है तो। एज अ रेफरी बोलता है इज एन एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, कुछ अलग लिख रहे क्या, दुनिया के बाहर का लिख रहे क्या, लॉ जैसे एकदम लीगल लैंग्वेज भी नहीं, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। एंड जो याद किया हमने इसके लिए इन्हीं की टर्मिनोलॉजी में याद किया। मैं सिंपल वर्ड बता दूंगा, फिर तुम्हें सिंपल वर्ड याद रह जाएंगे, या तुम उस सिंपल का और सिंपल वर्ड लिख के आ जाओगे। इससे अच्छा एज इट इज ऐसे क्या ऐसे चल रहा अपना। बोलो, since in the first case the football match is organized by Sports Authority of India, which is a recognized sports body, तो service provided by individual as a referee to that sports body is what exempt। अच्छा, दो सब क्वेश्चन थे उसमें, सेकंड पार्ट हमने पढ़ा नहीं, बट मैं बता देता हूँ, ये बाद में, ये एक बार कहा गया था रेफरी बोल के, फुटबॉल स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लिए काम करने गया था, एंड इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट लिखा हुआ है कि ये कहीं पे फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज किए किसी लोकल स्पोर्ट्स क्लब ने, किसने, लोकल स्पोर्ट्स क्लब ने, तो टैक्सेबिलिटी आएंगी, तो हाँ आएगी। मैंने बोला कुछ नेशनल लेवल का बात करेंगे, रिकॉग्नाइज बात करेंगे तो एग्जाम करना, इधर लोकल स्पोर्ट्स क्लब के लिए जाके जो भी काम करके आएगा एज ए रेफरी, बोलो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। जीएसटी विल बी पेबल इन दिस केस, तो सेकंड केस में पेबल है, फर्स्ट केस में नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन क्लियर, अरे बोलो यस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, RXL प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अ ब्यूटी सोप विद द ब्रांड नेम फॉरएवर यंग। एक कंपनी का बात चल रहा है जो कोई ब्यूटी सोप बना रहा है, फॉरएवर यंग। क्वेश्चन नंबर 5, RXL प्राइवेट लिमिटेड हैज ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्सर्ट टू प्रमोट इट्स ब्रांड। अब कॉन्सर्ट के नाम पे तुम्हें ये नहीं याद रहना चाहिए कॉन्सर्ट है इसका मतलब एग्जेम्पशन है, नहीं, एग्जेम्प्ट सर्विसेज दिए, तुम सिर्फ कुछ वर्ड्स याद करके नहीं जा सकते कि कॉन्सर्ट याद करके आओ, कॉन्सर्ट होता तो एग्जेम्प्ट होता है, नहीं। कॉन्सर्ट रखा किस चीज के लिए, टू प्रमोट इट्स ब्रांड। एक कॉन्सर्ट एक ब्रांड का प्रमोट करने के लिए रखा हुआ है, मतलब ये ब्रांड एम्बेसडर वाला काम हो रहा है। आहना कपूर इज अ ब्रांड एम्बेसडर, बोल भी दिए, वो इज लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस, और लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस ने क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस दिया। द प्रोसीड्स ऑफ द कॉन्सर्ट वर रुपीज 120। जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाते कि तुम्हें किसी कोई लिमिट याद करके गया, कोई सिर्फ लिमिट याद करके गया एग्जाम में, ध्यान में रखना। हमें लगता है हम बराबर करके आए, 1,20,000 1.5 लाख का लिमिट है, बस तो क्वेश्चन आया था, लिख के आ गया, नहीं रहा 1.5 लाख के अंदर है, 1.5 लाख के अंदर है, सब कुछ है, लेकिन एक काम ही कौन सा है, एक्सेप्शन वाला। और इनको बड़ा मजा आता है एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनाने के लिए, जो सीधा सीधा पढ़ाते हैं उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन उसके एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आएंगे। सो ब्रांड एम्बेसडर एक्सेप्शन में कवर था, आर्टिस्ट है लेकिन एक्सेप्शन में ब्रांड एम्बेसडर था, इसका कितना भी चार्ज लेंगे आई टेल यू फुल्ली टैक्सेबल। लिखना कैसे, एक बार देख लो, लैंग्वेज समझ लो, आगे बढ़ लो। पहला फर्स्ट पैराग्राफ पूरा का पूरा वो लाइन एक्सप्लेन कर दिया 1.5 लाख वाला, जो शायद पूरी अपने को याद है भाईयाट है, बोलो क्या थी, सर्विसेज बाय वे ऑफ फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, क्लासिकल आर्ट फॉर्म, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, बाय वे ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर, वेयर कंसीडरेशन चार्ज इज अप टू 1,50,000, या उनके जैसा लिखना है, नॉट मोर देन 1,50,000। कंटेंट आ रहा है तो जगह पे लिखते 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 ये इंग्लिश में भी मॉडिफिकेशन करो, सीधा सीधा लेस देन नहीं बोलेगा, नॉट मोर देन बोलेगा, वही काम हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्या होता है, 1.5 लाख तक देगा तो एग्जेम्प्ट हो जाता है। सो अब तुम इसका आंसर के एक्सप्लेनेशन के लिए एक एक लाइन, इसके एक्सेप्शन में फिर इधर ही कंटिन्यू करो, एक्सेप्ट ब्रांड एम्बेसडर इज फुल्ली टैक्सेबल, बोलो सर्विसेज ऑफ ब्रांड एम्बेसडर इज फुल्ली टैक्सेबल। फिर तुम नीचे लिखना कंसिडरेशन चार्ज बाय आर्टिस्ट इज 120 विच इज लेस देन 150। फिर बोलना आर्ट परफॉर्म इज क्लासिकल डांस, however she is getting consideration for services of brand ambassador and that's why it is fully taxable। क्या हो जाएगा, बोलो fully taxable, इसको कोई एग्जेम्पशन देने वाले नहीं है। तो सेकंड पैरा पढ़ेंगे तो Miss Ahana Kapoor is a brand ambassador of Forever Young soap manufacturers. The service rendered by her by way of classical dance performance in a concert organized by a company to promote its brand will not be eligible for above mentioned exemption and thus liable to GST. That's it. Question number 6. Examine whether GST is exempted on the following independent supplies of services.
क्या बोलते हैं, एग्जामिनर जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड ऑन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सप्लायर्स। 2 क्वेश्चन बने, एग्जामिशन किसमें नहीं है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय, ठीक से सुनना, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है। प्राइवेट क्यों ना हो, प्राइवेट क्यों ना हो, किसी को ऐसा आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैप्सर पब्लिक एग्जाम्प्ट होता है, प्राइवेट नहीं। इधर ही रुक जाएगा। हले प्राइवेट ट्रांसपोर्टर तू होगा तो टैक्सेबल है, नो डाउट है, बट किसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहा हो तो देख। सो भले यू आर द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बट यू आर गिविंग सर्विसेज टू ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू स्कॉलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल यानी अप टू HSC। स्कॉलर बॉयज इज एन स्कूल नेम, हायर सेकेंडरी स्कूल, by way of transportation of students to and from the school, बोले it will be exempt, exempt। वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर है, इसके लिए एग्जाम्प्ट है क्या, नहीं। वो स्कूल वालों के लिए अप टू HSC प्री स्कूल वालों के लिए सर्विस दे रहा है, इसके लिए एग्जाम्प्ट है। व्हाट अबाउट सेकंड केस, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन अ शॉपिंग मॉल, टैक्सेबल। या कौन सा एजुकेशन है या क्या है, एजुकेशन का तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इज नो वे रिलेटेड टू एजुकेशन एंड जस्ट एक सेकंड इंडिपेंडेंट केस है ना, फर्स्ट के साथ उसको कनेक्ट ही मत करो। तुम्हारे पास कुछ ओपन स्पेस है शॉपिंग मॉल के लिए, जो लोग आते हैं उनके व्हीकल्स का पार्किंग करने का तुम पैसा लेते हो, इट विल बी टैक्सेबल, इट विल बी टैक्सेबल। बोलो जल्दी, कई एग्जाम्पशन में कवर नहीं है सब कुछ। तो कुछ भी ऐसा देखना, अभी कैसा हुआ तुमको 6 का सेकंड आया, दिल पे तूने लगाया नहीं, दिमाग को प्रेशर दिया ही नहीं, ऐसा घंटा पड़ा नहीं 2 दिन में, तो ऐसा कुछ अजीब ही आएगा, कमर्शियल भी दिखेगा, तो नो डाउट अंदर से आवाज निकल आएंगे कि क्या करना है, टैक्सेबल। लेकिन कहीं पड़ा हुआ है तो पता भी चलता है कि एग्जाम्पशन की लिस्ट वाला था, तो थोड़ा डिटेल में भी पढ़ के देखना है कि वो वही वाला स्पेसिफिक है कि कुछ एक्सेप्शन में कवर होने वाला तो नहीं है। इसके लिए बोलता हूँ लिमिटेड कंटेंट याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा करो कि एक एक एंट्री उस एंट्री का क्वेश्चन बन जाए तो अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट 150 सर्विसेज नहीं पूछ सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, गिनी चुनी उनकी 10-12 सर्विसेज है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाते हैं, एंड नो डाउट एक्सेप्शन तुझे डिटेल में मालूम होना चाहिए। सो उन्हीं को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, काम हो जाएगा। सेकंड नो, फर्स्ट वाला आंसर इज यस। पहले वाला एग्जेम्प्टेड है लेकिन सेकंड वाला एग्जेम्प्टेड नहीं है, बाकी को भी लिखा नहीं है क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा, बस ऐसा ही लिखा। 7th स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग पढ़ा हुआ है एग्जामिशन के अंदर, अरे बोलो पढ़ा हुआ है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। मैंने बोला एसटी महामंडल वालों को बस चाहिए, वो कोकण वासियों को गांव जाने का, तो 2-4 महीने का पीरियड ऐसा होता है कि गाड़ियां कम रहती, लोग ज्यादा रहते, तो स्पेशल गाड़ी अरेंज करेंगे। स्पेशल गाड़ी अरेंज करने के लिए भी गाड़ी का बना के लेंगे नहीं, तो जिनके पास ऐसी बसेस ऑलरेडी है वो भाड़े पे दे देते, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को ले लो, चलाओ, पैसा मिलेगा, नो डाउट रेंट मिलेगा। सो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हैज हायर्ड मोटर व्हीकल्स मेंट टू कैरी 8 to 10 पैसेंजर्स। चलेगा क्या 8 to 10 पैसेंजर? देख क्या जबरदस्त क्वेश्चन बना है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एग्जाम्पशन में है, लेकिन मैं एसटी महामंडल का एग्जांपल दे रहा तेरे को, तो वो एसटी महामंडल वाले क्या कार चलाते क्या, एसयूवी चलाते क्या चलाते, बस उस पॉइंट में लिखा हुआ था meant to carry more than 12 passengers, याद आ रहा है क्या, meant to carry more than 12 passengers। इधर बात किसकी चल रही है, 8 to 10 passengers from fast cab renting a motor vehicle renting company, give your comments as to whether GST is payable। yes it is payable because STU को देने के बाद, हायर पे देने के बाद एग्जेम्पशन है, लेकिन वो जो गाड़ी थी वो मोर देन 12 पैसेंजर की होनी चाहिए थी। बोलो हाँ। 7th लाइबल टू जीएसटी, जीएसटी भरने को आएगा, क्योंकि पहले पैरा में लिखा देखो मोर देन 12 पैसेंजर वाली गाड़ी होनी चाहिए थी, इधर 8 to 10 पैसेंजर वाली गाड़ी है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, बोलता टैक्सेबल। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइंड में फिल्टर लगाने का, ईआई वाला याद करने का, बाकी सब दुनिया छोड़ दो। ईआई में 2 ईआई बाई ईआई, सर्विस प्रोवाइडेड बाई ईआई में 2 चीजें थी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करना वगैरह, एंड स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस देना। एंड 2 की बात करें तो दुनिया भर का गाँव पसारा था, बट नाम से देखना, कॉलेज के नाम से देखना, कौन सा कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडियाना इज नॉट मैटर, इंजीनियरिंग कॉलेज। हिंट है, अब तो HSC का ही क्या, 7वीं के बाद इंजीनियरिंग, 8वीं 9वीं 5 साल इंजीनियरिंग किया, कभी किया, HSC के आगे, मतलब ये हिंट है, नाम ही हिंट दे रहा है कि प्री स्कूल और HSC तक का ये ईआई नहीं है। प्री स्कूल और HSC तक के ईआई के लिए पहली 4 सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, अरे बोलो हाँ, 5वां सबके लिए एग्जाम्प्ट है,
सॉरी सॉरी, पहली 3 एग्जाम है, चौथा सबके लिए एग्जाम है, और पांचवा सिर्फ डिग्री क्लासेस वालों के लिए, डिग्री कोर्सेस वालों के लिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ वाला। सो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ईआई है, हैज कंडक्टेड एन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, ये सबके लिए एग्जामिनेशन इसका। चौथा पॉइंट ये एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन रखना, उसका फीस लेना, दिस एग्जामिनेशन टू ऑल and charge entrance fees from its applicants. Determined that the Indian Engineering College liable to pay GST in the same. No, it will be exempt. So उतना ही लिखाने का क्या बनेगा। 9th वाला क्वेश्चन साथ में लेता हूँ। बबलू ट्रांसपोर्टर्स और जीटीए खोलो, याद करो, जीटीए का चार्ट बना के दिए। इसके अलावा जीटीए सबसे पहले के लाइन में आया था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज वैसे तो एग्जाम, लेकिन जीटीए और कुरियर से करेगा तो टैक्सेबल। सो देखना है ये जीटीए के एंगल से क्वेश्चन है कि हमारे एंगल से क्वेश्चन। वो जो तुम अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट जीटीए से करा रहे हो तो टैक्सेबल होगा, ये अपने एंगल से हो गया। और जीटीए के एंगल से एक लिस्ट आया था जिसका अपन चार्ट बनाए थे। सो बोलो ना, बबलू ट्रांसपोर्टर एक जीटीए के एंगल से क्वेश्चन चल रहा, इसने ट्रांसपोर्ट किया रिलीफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया। सो जीटीए से पहले तुम भी ऐसा आंसर ऐसा घुमा घुमा के लिखने का, सर्विसेज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय रोड एग्जेप्ट एक्सेप्ट जीटीए गुड एजेंसी। हाईवे specified goods supplied by GTA is exempt. गुड्स स्पेसिफाइड किए, जीटीए का पहला है तो स्पेसिफाइड किए गुड्स अगर जीटीए सप्लाई करेगा तो जीटीए कर रहा है तो भी एग्जेप्ट है, कोई भी करे तो भी एग्जेप्ट है। एंड उस स्पेसिफाइड गुड्स के 4-5 नाम डाल दो। फिर बोलना है रिलीफ मटेरियल इज एग्जेप्ट। क्या बोलना है? रिलीफ मटेरियल इज, नाम से एग्जेम्पशन मिला है, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कोई भी करे। फिर थोड़ी स्टोरी बताए, केरला फ्लड में नेचुरल डिजास्टर हुआ था तो दिल्ली से एर्नाकुलम फॉर अ कंपनी हमने क्या कर दिया, वो रिलीफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर दिया, बबलू ने ट्रांसपोर्ट किया। डन। बबलू ट्रांसपोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट इट इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी। बराबर है, सही सोचते हैं बबलू। प्रोवाइडेड एज अ सेड सर्विस आर एग्जेम्प्ट, यस यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस ऑन द सेड इशू। 8 का आंसर में जीएसटी नॉट पेएबल। एंट्रेंस एग्जामिनेशन था ना स्कूल कॉलेज का, चलो सबके लिए एग्जामिनेशन। 9th सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए by way of transport in a goods carriage of a relief material blah 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 exempt from GST। क्या बोलो? exempt from GST। therefore services by Bablu is exempt from the GST। खत्म हो गया, कुछ नहीं, एक लाइन में खत्म कर। 10th Kayan Enterprises an event organizer provided service to Breathing Hall Limited by way of organizing business exhibition in New Delhi as a part of Make in India initiative। कुछ भी बोले लोग, काम समझ क्या हुआ? एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है जिसने बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करके दिया है। Kayan Enterprises claims that it is not required to pay GST as the services provided by way of organizing business exhibition are exempt from GST। Examine the technical veracity of the claim of Kayan in the given case। आ जाओ क्वेश्चन 10 का आंसर देखो। बिजनेस एग्जीबिशन वाला पॉइंट हमने कवर नहीं किया है, जो लिख के दिया उसमें कवर नहीं है। claim made by Kayan that is not required to pay GST is not correct। Service provided by an organizer to any person in respect of business exhibition are exempt from GST only when such business exhibitions is held outside India। फर्स्ट डे पे गया था ये पढ़ने में, हाईलाइट करने में, बाद में हमने इसको इतना स्पेसिफिक लिखा नहीं, बट आउटसाइड इंडिया अगर बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड करेगा तो इट विल बी एग्जेप्ट। और ये जो कियान एंटरप्राइजेस ने बिजनेस एग्जीबिशन रखा है वो इन इंडिया रखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज टैक्सेबल। सो मैं ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन 10 के लिए तुमको क्वेश्चन रीड करके कि ये एग्जाम्पशन में पढ़ने ही नहीं आया तो उसको टैक्सेबल करो ना, ये इंडिया में रखा है बिजनेस एग्जीबिशन इसके लिए टैक्सेबल। आउटसाइड इंडिया हेल्ड किया हुआ बिजनेस एग्जीबिशन बोलो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, है पीडीएफ में कवर है। इन द गिवन केस एग्जीबिशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया तो बोलो इसको एग्जेम्पशन देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। लास्ट 11th सिर्फ एक वर्ड पे क्वेश्चन बनाकर सोच पा रहे हो एक्चुअली क्वेश्चन 10 तो किसी ने पढ़ के भी क्या है बिजनेस एग्जीबिशन, हाँ एग्जाम्पशन में लिखा था एग्जीबिशन बिजनेस एग्जीबिशन बोल के एग्जाम करके आएगा तो गलत हो जाएगा। एक वर्ड पे क्वेश्चन बना है आउटसाइड इंडिया, कहा होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया, देन ओनली एग्जाम। याद करो क्वेश्चन बन के आया तो यहाँ से
एंड मैं बोला थोड़ी सी जगह छोड़ना, कुछ मिल जाए अच्छा तो ऐड कर लेना, इसको ऐड करके चल। एक लास्ट 16वीं नंबर एंट्री मार देना बुक में अपने, बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट, एंड आउटसाइड को सर्कल में डाल। डन। ST has given an hire 5 trucks to T2 for transporting goods in Central and West Delhi and hiring charges are 7,500 per truck per day. ये भले हमने एक PDF में अभी 15 लिस्ट पढ़ी, उसमें कवर नहीं किया है, बट ये तुमको ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड मैंने बता दिया है। कल पढ़ने में आया था, एक GTA सर्विसेज दे रहा है तो टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा, उसका चार्ट हमने पढ़ा। बट GT के पास अपनी गाड़ी नहीं है तो भाड़े से ले जाए। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के पास अपनी गाड़ी नहीं है, भाड़े से ले जाए। स्कूल और एजुकेशन का किसी को अपना EI का किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं ड्राइवर हूँ, मेरे को एक स्कूल वाले ने अप्रोच किया कि हमारे लिए स्कूल वैन चाहिए, तुम वो सर्विस देंगे? मैंने बोला दूंगा, मैं फटाक से हाँ बोल के आया, लेकिन मेरे पास वैन ही नहीं है। लेकिन हाँ बोला है तो अब मैं क्या करेगा, मैं कहीं से गाड़ी अरेंज करूंगा, भाड़े से लूंगा। सो मैं हायरिंग कर रहा हूँ। सो मैं पीछे बैकएंड का बात कर रहा हूँ। हमने अभी तक फ्रंट वाला पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे मैं किसको सर्विस दूंगा तो एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा, ये पढ़ा। लेकिन मैं जो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा हूँ उसके लिए मेरे पास गाड़ी नहीं, जो मैं भाड़े से ले रहा हूँ, ये एग्जेम्प्ट है। बोलो गाड़ी भाड़े से लेना फॉर दिस काइंड ऑफ 4 बिजनेसेस इज एग्जेम्प्ट है। कौन से 4 बातें की है? GTA, बोलो GTA, EI, स्कूल बस के लिए मेरे को वैन चाहिए, और क्या था? हायरिंग के लिए ले लिया, स्कूल वैन के लिए ले लिया, तुम्हारा GTA के लिए ले लिया, एंड STU के लिए लिया, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के लिए। लेकिन उसमें दोनों जगह लिखा हुआ है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के टाइम पे लिखा है मोर देन 12 पैसेंजर्स मेंशन है। GTA तो गुड्स ट्रांसपोर्ट है ना यार, GTA तो क्या है? गुड्स में थोड़ी ना पैसेंजर का, व्हीकल की कैपेसिटी थोड़ी पैसेंजर से बताएंगे। एंड स्कूल वैन में मैंने बोला ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। कल का डिस्कशन याद आना चाहिए प्लीज तुम्हें। स्कूल वैन में ऐसा नहीं था। क्या नहीं था? 12 पैसेंजर, 13 पैसेंजर, ऐसा मेंशन नहीं है। तो मैंने इसके लिए ये भी बोला था, शायद ये याद आ जाए, ओमनी बस वाले भी तो, ओमनी भी तो गाड़ी आती है, छोटी सी गाड़ी, जिसमें भी तो स्कूल के बच्चे आ रहे जा रहे हैं, तो वो टैक्सेबल कर दोगे क्या? अरे एग्जेम्प्ट है। छोटी भी स्कूल वैन एग्जेम्पशन है। सो 12 पैसेंजर से बड़ी गाड़ी होनी है, लिमिट कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, ये भी बारीकी से याद रखना तुमने अच्छे से। डन। इसके साथ ये बोलो हायरिंग वाला काम क्या कर देंगे इसको, इसने गाड़ी भाड़े से लिए, उसका पैसा कितना भी बोले लोग, तो ये लोग अमाउंट भी जानबूझ के ऐसा बताएंगे, तुझे कुछ तो 7,500 आ रहे, 7,500 कुछ तो था, किधर भी मत लगा। कहा था 7,500? मेंटेनेंस के लिए हाउसिंग सोसाइटी का था, बाकी कहीं नहीं आया था। क्या कर देना बोलो? एग्जाम कर देना। हायरिंग है तो एग्जाम कर। सारे लिमिट वाले एक बार बोल दो क्या? सिर्फ मॉनिटरी लिमिट वाले 1000 पर डे, 10,000 पर डे, 10,000 पर मंथ। किसकी बात चलिए? 3 रेंटिंग, शॉप के लिए पर मंथ का था, हॉल के लिए पर डे का था, और रूम के लिए भी पर डे का था। लेकिन ये किसके लिए लिमिट है एग्जाम्पशन का? रेंटिंग का एग्जाम्पशन लिमिट किसके लिए? सिर्फ चैरिटेबल है, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के लिए। किसके लिए? रिलीजियस। चैरिटेबल में पॉइंट नहीं। रिलीजियस प्लेसेस और प्रेसेंट्स मतलब प्रीमाइसेस दे रहे हो तुम, अगर रेंटिंग कर रहे हो तो उसमें था। फिर एक 25,000 का पॉइंट आया, ओल्ड एज होम 25,000, वो आगे क्या? पर मंथ पर मेंबर था, पर मंथ पर मेंबर था। फिर एक 7,500 का पॉइंट आया जो मेंटेनेंस के लिए था। 1000 का पॉइंट आया अदर अनरिकॉग्नाइज, अदर क्या बोलते हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी टू इट्स मेंबर, 1000 पर ईयर का है, 7,500 पर मंथ पर मेंबर का है। अरिजीत सिंह गाना गा रहा है 1.5 लाख, अरिजीत सिंह को साइड में करो, मैं बोलता है क्लासिकल और फॉक आर्ट परफॉर्म कर रहा है। हमारा एक एग्जांपल था, समझो शान क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्म कर रहा है, कंसिडरेशन 1.5 लाख से अंदर ले रहा है, बोलो क्या करोगे? एक्सेप्ट। लेकिन वही शान काच टी की एडवर्टाइजिंग कर रहा है, रेड लेबल की एडवर्टाइजिंग कर रहा है, ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रहा है, क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ओके। वो क्लासिकल सिंगर क्यों ना हो, कंसिडरेशन 1.5 लाख के अंदर क्यों ना ले वो ब्रांड एम्बेसडर का काम कर दिया, इसके लिए उसको क्या कर दिया था हमने? टैक्सेबल। तू किसी कॉन्सर्ट में, ड्रामा में, बैलेट में सुनने जा रहा है, देखने जा रहा है, एंट्री ले रहा है, अवार्ड फंक्शन में जा रहा है, स्पोर्टिंग इवेंट में जा रहा है, तेरी एंट्री फी कितनी है? 500 के अंदर एग्जाम, 500 से ज्यादा तो टैक्सेबल।
रजिस्ट्रेशन फीस मोर देन गवर्नमेंट का बात चल रहा है, गवर्नमेंट चार्जेस ले रहा है 5,000 के अंदर ले रहा है तो एग्जाम्प्ट है, 5,000 से ज्यादा लेगा तो टैक्सेबल है। ऐसे जितनी लिमिट्स हमने देखी हुई है। ई अपना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स का, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, हॉस्पिटल्स, सिंपल वर्ड में हॉस्पिटल्स का पर डे का बिल, पर बेड डे या पर रूम का चार्जेस 5,000 तक है तो एग्जाम्पशन उससे ज्यादा है तो बोलो क्या है, टैक्स। जितना याद करो, जितना हम 2 दिन से कवरेज कर ले। और ये क्वेश्चन से एक अंदाजा ले लो कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है, किस एरिया से बन रहा है, उसके आजू बाजू से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। एंड ये स्पेसिफिकली ये चैप्टर बोल के नहीं, हमें कुछ अदर चैप्टर्स में काम आने वाला है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर योर चैप्टर एग्जाम्पशन।